हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे क्रेडिट कंट्रोल की, साख नियंत्रण की और साख नियंत्रण की विधियों के बारे में। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है, उसको प्राय दो विधियों से करता है। एक तो है साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय और दूसरा है गुणात्मक उपाय। देखिए, मात्रात्मक उपाय है उनमें मुख्यतः जो उपकरण है वो है बैंक रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन और तरल कोषानुपात में परिवर्तन। ये चार मुख्य उपकरण हैं। इसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। देखिए, मात्रात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक नियंत्रणों का मुख्य उद्देश्य बैंक के जो साख की कुल मात्रा तथा ब्याज की दर का नियंत्रण करना होता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में, वे विधियां जिनके द्वारा केंद्रीय बैंक किसी देश में साख की मात्रा तथा मुद्रा की लागत को नियंत्रित करता है, उन्हें मात्रात्मक साख विधियां कहते हैं। इसका जो मुख्य उपकरण है वो बैंक रेट है, बैंक दर। देखिए, बैंक दर साख नियंत्रण का एक मुख्य उपाय है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, और बैंक दर ही वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक का जो व्यापारिक बैंकों द्वारा सर्जित साख का नियंत्रण करता है, साख का संकुचन या विस्तार करता है। देखिए, अब यदि साख का संकुचन करना हो तो क्या करेगा केंद्रीय बैंक? जब किसी देश में साख का संकुचन करना होता है तो केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है। तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव यह होगा, केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण व्यापारिक बैंकों के लिए महंगा हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी ब्याज की दर में बढ़ोतरी कर देंगे। तो इस तरह से ब्याज की दर और बैंक रेट दोनों में संबंध होता है। तो बैंक रेट और ब्याज की दोनों एक नहीं है। ब्याज की दर तो वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक लोगों को उधार देते हैं, और बैंक रेट ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। तो बैंक रेट बढ़ने पर तुरंत ब्याज की दर भी बढ़ जाएगी। तो इसका प्रभाव यह होगा कि व्यापारी या निवेशकर्ता इत्यादि कम उधार लेंगे, जिससे साख का संकुचन हो जाता है। यानी साख की लागत बढ़ जाएगी बैंक रेट बढ़ने से, ब्याज की दर बढ़ने के कारण। और साख का संकुचन होने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश व मांग में कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार आय में कमी होने के कारण मुद्रास्फीति कम हो जाती है। अब साख का विस्तार करना हो, जब किसी देश में साख का विस्तार करना होता है तो केंद्रीय बैंक बैंक दर को घटा देता है, और घटाने के फलस्वरूप क्या होगा, वाणिज्य बैंक भी अपनी ब्याज की दर को घटा देंगे। तो जिससे क्या होगा, ऋणों की लागत सस्ती हो जाएगी और साख का विस्तार होगा, निवेश बढ़ेगा, उत्पन्न बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेगी। लेकिन ये जो इस तरह से जो बैंक दर की सफलता है, जो तभी संभव है जब देश में संगठित मुद्रा बाजार हो। बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक देश में संगठित मुद्रा बाजार हो। लोग है जो उधार बैंकों के माध्यम से, वाणिज्य बैंकों से ही ले। दूसरा है, बैंक दर सभी सफल हो सकती है जब वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से पर्याप्त मात्रा में उधार ले। यानी बैंक दर तभी प्रभावशाली होती है जब वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से काफ़ी मात्रा में उधार ले। यदि वे केंद्रीय बैंक के उधार के लिए निर्भर नहीं करते तो उस सीमा तक बैंक दर का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरी बात है, ये बैंक दर तभी सफल होगी जब यदि निवेश के अवसर कम होते हैं और ब्याज की दर कम हो जाने पर भी लोग बाग ज़्यादा मात्रा में उधार नहीं लेते। यानी आर्थिक मंदी के समय बैंक दर को घटाने मात्र से आर्थिक दशा में सुधार की पूरी आशा नहीं की जा सकती। व्यवहार में निवेश के अवसरों का उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है, और निवेशकों को भावी लाभ की आशंकाएं होनी चाहिए ताकि पूंजी लगाने का निर्णय ले सके। ठीक है। तो इस प्रकार से जो बैंक दर के माध्यम से है जो केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करता है। मात्रात्मक उपायों में दूसरा उपाय है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
आधुनिक समय में साख नियंत्रण की नीति के रूप में खुले बाजार की क्रियाओं का काफ़ी प्रयोग किया जाने लगा है। इसका भी दो अर्थों में प्रयोग करते हैं अपन। किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना, ठीक है। यानी खुले बाजार की क्रिया से क्या मतलब, केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदना व बेचने को ही खुले बाजार की प्रक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करता है इसमें, इस नीति के अंतर्गत, यदि मान लीजिए किसी समय विशेष में मुद्रास्फीति है और केंद्रीय बैंक को चाहिए कि वो साख का संकुचन करना चाहता है, ठीक है, तो क्या करेगा, जब किसी देश में केंद्रीय बैंक को साख का संकुचन करना होता है तो खुले बाजार में प्रतियों को बेचना आरंभ कर देता है। और जनता का दूसरे बैंकों की अपेक्षा केंद्रीय बैंक पर अधिक विश्वास होता है और उनकी प्रतिभूतियों को वो दिल खोल करके खरीदते हैं। अतः लोग बैंकों से रुपया निकलवा कर या बचत करके केंद्रीय बैंक द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभूतियों को खरीदने लगते हैं। तो इससे क्या होगा, केंद्रीय बैंक के पास में मुद्रा वापस आने लगती है, बैंकों की जमाएं कम होने लगती हैं और लोगों का जो पैसा वो केंद्रीय बैंक के पास आने लगता है। तो बैंकों के नकद कोष कम हो जाते हैं, उन्हें साख निर्माण में कमी करनी पड़ती है और साख मुद्रा में कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश की कमी होगी और इसके फलस्वरूप रोजगार आय में कमी होगी और मूल्य स्तर भी कम होगा और साख का संकुचन होगा। यदि किसी समय विशेष पे केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना है तो उसमें क्या करेगा, केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वो बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदता है, बाजार से प्रतिभूतियों को खरीदना आरंभ कर देता है। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर लोग है जो पैसा, लोग अपना पैसा जो प्रतिभूति बेच करके केंद्रीय बैंक से प्राप्त किया उस पैसों को बैंकों में जमा कराने लगते हैं, जिससे बैंकों की साख सर्जन की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से खुले बाजार की क्रियाओं को अपनाया जाता है। अब खुले बाजार की क्रियाओं को क्या उद्देश्य होता है, वो ऋणमान के अंतर्गत सोने के आयात निर्यात के प्रभावों को दूर करना, पूंजी के विदेशों को निर्यातों पर रोक लगाना और बैंक की साख विस्तार शक्ति को नियंत्रित करना है और मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी को दूर करना और बैंक दर के अप्रभावी होने की दशा में साख का उचित नियंत्रण रखना और बैंक दर को सफल बनाना। तो इस तरह से खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा साख को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि आजकल खुले बाजार क्रियाओं की का प्रभाव है जो सीमित हो गया है, कुछ सीमाएं भी है। आजकल केवल खुले बाजार क्रियाओं का उपयोग भी सीमित हो गया। इस विधि में सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतों के गिरने की संभावना होती है, जिससे सरकारी प्रतिभूति रखने वालों की आर्थिक हानि हो सकती है। सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतें गिरने से सरकार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है, जिससे आजकल इस स्तर का प्रयोग पहले से काफ़ी कम हो गया है। केवल खुले बाजार की क्रियाओं में सरकार नए निवेश को पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहन नहीं दे सकती। मान लीजिए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से प्रतिभूतियां खरीद कर उनको मुद्रा देता है, लेकिन व्यापार व्यवसाय मंद होने के कारण व्यवसायी बैंकों से उधार नहीं लेते हैं, इसलिए खुले बाजार की क्रिया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो इस तरह से तीसरा जो मात्रात्मक उपाय है वो नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। देखिए, मात्रात्मक साख नियंत्रण का तीसरी मुख्य विधि होती है नगद कोष अनुपात में किए जाने वाला परिवर्तन। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम के द्वारा 1933 में किया गया। देखिए, प्रत्येक देश के व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा कराना पड़ता है। इसे कानूनी न्यूनतम कोष कहा जाता है, मिनिमम रिजर्व कहा जाता है, जिसे CRR भी कहते हैं, ठीक। यानी एक कानून के अनुसार वाणिज्य बैंकों का अपनी जमाओं का निश्चित अनुपात नगद रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा कराया जाता है, जिसे न्यूनतम आरक्षित अनुपात कहा जाता है। तो इसके माध्यम से किस तरह से वो साख का संकुचन और विस्तार करता है। यदि केंद्रीय बैंक का जो साख का संकुचन करना चाहता है, मान लीजिए, तो क्या करेगा, CRR को बढ़ा देगा। तो CRR बढ़ने से क्या होगा, वाणिज्य बैंकों को अपनी जमाओं का अधिक
पैसा केंद्रीय बैंक के पास में जमा कराना पड़ेगा और उनकी साख सर्जन की क्षमता है जो कम हो जाएगी। इस तरह से यदि साख का विस्तार करना है तो साख के विस्तार करने के लिए क्या करता है केंद्रीय बैंक, CRR को कम कर देगा, जिससे क्या होगा, वाणिज्य बैंकों को अपनी जमाओं का कम भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ेगा और उनके साख सर्जन की क्षमता बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होगा। इसी तरह से तरल कोषानुपात में परिवर्तन, SLR। तरल कोषानुपात क्या है कि प्रत्येक वाणिज्य बैंकों को अपनी जमाओं का निश्चित परसेंट है जो तरल रूप में स्वयं अपने पास रखना पड़ता है। केंद्रीय बैंक के पास नहीं, स्वयं अपने पास रखना पड़ता है, उसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तो SLR के द्वारा भी केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में साख का संकुचन करना, तो और केंद्रीय बैंक साख का संकुचन करना चाहता है तो क्या होगा, वह तरल कोषों के अनुपात में वृद्धि कर देगा, SLR को बढ़ा देगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का ज़्यादा हिस्सा नकद रूप में अपने पास रखेंगे और उनको साख सर्जन की क्षमता है जो कम हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ये साख का विस्तार करना हो तो क्या करता है वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक SLR को घटा देगा, जिससे वाणिज्य बैंक अपनी जमाओं का नकद रूप में कम हिस्सा अपने पास रखेंगे और उनकी ऋण देने की क्षमता या साख सर्जन की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इन मात्रात्मक उपायों के द्वारा साख को नियंत्रित किया जाता है।